हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 11 का अगला पार्ट आपके सामने लेकर आ गया हूं बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीआर परपथ और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक आध पेपरों में जनरली देखा ही जाता है, सवाल काफी महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं। तो इसे देख लीजिए, एलसीआर अनुनादी परपथ, ठीक है, या अनुनादी एलसीआर परपथ। देखिए बेटा, श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परपथ क्या है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखो, जब किसी हमने कहा किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परपथ में आरोपित विभव धारा के समान कला में होता है। कला तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा बेटा जो धारा की समीकरण होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और विभव की समीकरण होती है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें ये वेरिएशन होते हैं कि ये कभी पाई बाई टू प्लस का होता है, कभी माइनस का होता है, लेकिन अभी फिलहाल ओमेगा टी और ओमेगा टी ये दोनों की कलाएं हैं, ये दोनों समान कला में फिलहाल, ठीक है। अब जैसे ये प्लस पाई बाई टू कर दें तो ये 90 डिग्री आगे हो जाएगा, है ना। और माइनस पाई बाई टू कर दें तो पीछे हो जाएगा, तो ये कलाएं हैं, ठीक है। तो मैं हम जानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब एलसीआर परपथ में आरोपित विभव धारा के समान कला में होता है, समान कला में बच्चों कैसे होता है, समान कला में होता है, अर्थात प्रेरक प्रतिघात एक्सएल धारतीय प्रतिघात एक्स सी के बराबर होता है, तो उसे अनुनादी परपथ कहते हैं। प्रेरक प्रतिघात आप जानते ही हैं बच्चों। ये बताओ, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रतिरोध कुछ ना कुछ काम करेगा, तो कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को प्रेरक प्रतिघात कहते हैं। और संधारित्र भी काम करेगा, जब सर्किट में लगेगा तो उसमें भी कोई प्रतिरोध काम करेगा, तो संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और ये तो प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध है ही, आप जानते हैं। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में, अनुनाद वाली स्थिति में, जो प्रेरक प्रतिघात एक्सएल होता है धारतीय प्रतिघात एक्स सी के बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करें, इसमें आरोपित वोल्टेज की जो आवृत्ति है वह स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है दोनों मैच कर जाती है, बराबर बराबर होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो बच्चों बराबर बराबर हो जाती है, ठीक है, बराबर बराबर हो जाती है। इस स्थिति में बच्चों परपथ की प्रतिबाधा जो है वो क्या हो जाएगी, परपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, इस बात के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा है, जेड बराबर रूट में एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, लेकिन अनुनादी स्थिति में क्या होता है, चूंकि अनुनादी स्थिति में अभी आपको ये बताया था एक्सएल एक्स सी के बराबर होता है, यानी एक्सएल बराबर होता है एक्स सी। तो जहां एक्सएल लिखा है मैं एक्स सी लिख सकता हूं उस जगह पे, तो जेड बराबर बच्चों रूट के अंदर एक्सएल की जगह पे एक्स सी आ जाएगा, माइनस का एक्स सी ये लिखा ही है, इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेटा ये हो जाएगा जीरो। तो जेड बराबर रूट के अंदर ये जीरो प्लस ये आर स्क्वायर, तो बेटा रूट के अंदर आर स्क्वायर तो स्क्वायर हटेगा, तो रूट प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जेड बराबर आर, क्या कह सकते हैं, जेड बराबर आर कह देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट बात करें हम यहाँ से, ये जो प्रतिबाधा है बच्चों इस स्थिति में सबसे कम होती है, यानी अनुनादी परपथ की जो प्रतिबाधा होती है, यानी कहें प्रतिरोध जो होता है सबसे कम होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस प्रतिरोध का जो ओमीय प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध काम करता है, बाकी इन दोनों का काम नहीं करता। तो इस स्थिति में बच्चों जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होता है और धारा अधिकतम होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। जब बच्चों धारा का मान कम होगा, सॉरी अधिक होगा, तो प्रतिरोध ऑब्वियसली कम होगा, और धारा कम कब होगी, जब प्रतिरोध ज्यादा होगा बच्चों। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, आवृत्ति निकालते हैं, अनुनादी आवृत्ति के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। अब इस स्थिति में बच्चों होता क्या है, एक्सएल बराबर एक्स सी होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो हमें इसे आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी बराबर 1 ओमेगा इंटू सी। तो बेटा ओमेगा यहाँ ले आओ, तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का, एल इसके साथ ले जाओ तो एल सी हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो रूट लग गया 1/LC। बेटा ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ ये, और ये 1 बाहर कर ले, मतलब 1 का रूट 1 ही रहेगा, एक कई वर्गमूल तो 1/√में LC, ठीक है बेटा। अब
2 पाई को यहाँ ले आओ तो F इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट में LC। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, F बराबर 1/2 पाई रूट में LC, ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यही परपथ की अनुनादी आवृत्ति है। यही क्या है? यही परपथ की अनुनादी आवृत्ति है। अनुनादी आवृत्ति, ठीक है बेटा, अनुनादी आवृत्ति है। इसे FR से प्रदर्शित करते हैं। इसे FR क्या कहते हैं? FR से डिनोट करते हैं। इसे FR से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका आ गया बच्चों क्या? अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र आ गया। ये हो गया श्रेणी LCR अनुनादी परपथ। नेक्स्ट बच्चों बात करें हम अनुनादी परपथ की विशेषताओं की, तो अनुनादी परपथ की क्या विशेषताएं बच्चों? इसमें धारा और विभव समान कला में होते हैं, ये इसकी शर्त है, तभी होता है ऐसा। दूसरा, परपथ की प्रतिबाधा Z न्यूनतम होती है, ये तो आप जानते हैं, जब प्रतिरोध सबसे कम होता है यानी अर्थात प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। इसमें धारा का मान अधिकतम होगा, क्योंकि प्रतिबाधा कम है तो धारा भी कम होगी, धारा अधिकतम होगी। नेक्स्ट, श्रेणी अनुनादी परपथ का उपयोग रेडियोग्राही में ट्यून करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन है, उसकी जो तरंगे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी और हमारे जो रेडियो है उसके अंदर जो उसको ट्यून करने के लिए हमने जो वो LCR सर्किट लगा रखा है उसकी फ्रिक्वेंसी जब हम ट्यून करते हैं तो वो मैच कर जाती है, तो वहां से हमें वो आवाज सुनाई देने लग जाती है अनुनादी अवस्था में। ठीक है, तो ये उसके लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो की। बच्चों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो। तो आइए देखते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये किस घटना पर आधारित है, तो आप बता देंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को, यानी इसके चलाते हैं, इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो यंत्र की जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो यानी ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट, अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का उपयोग करते हैं, और दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग किया जाता है। बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जो कि आप अपने घरों में, कल कारखानों में ये यूज होती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो बैटरी वाली जो धारा है वो भी हम यूज करते हैं। तो जो बैटरी वाली जो करंट है बच्चों वो दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसे एसी करंट भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये एसी है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का उपयोग करते हैं। और डायरेक्ट करंट बच्चों कौन सी? डायरेक्ट करंट। और दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए बच्चों, दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए हम दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग करते हैं। दिष्ट धारा जनित्र में और इसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों, ये जो है सर्पी बले लगे हुए उसमें विभक्त बले लगा होता है, केवल एक ही ये गोला छल्ला होता है, उसमें कट लगे हुए होते हैं, तो वो दिष्ट धारा जनित्र होता है। ये दोनों अलग अलग छल्ले होते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है। सिर्फ इतना अंतर है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो बाकी बच्चों बात करते हैं सिद्धांत की, किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जैसे ये कुंडली है बच्चों और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो N और S ये चुंबकीय ध्रुवखंड है, इनके बीच में जब कुंडली को घुमाया जाता है तो उसके तल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में धारा बहने लगती है बच्चों। तो जब इस कुंडली को, अब ये देखो N है और ये ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे जाएंगे और ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, तो जब ऐसे घूमेगी तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी और ये अधिकतम हो जाएगी, फिर ऐसे करेगी घटेगी, फिर ऐसे घूमेगी तो और घटेगी, फिर अधिकतम, मतलब फिर बढ़ती जाएंगी फिर अधिकतम हो जाएंगी। ऐसे करके जब घूमेगी तो न्यूनतम अधिकतम ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बदलाव आता जाएगा। राइट, तो हमने कहा कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके तल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों किसी कुंडली के तल से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
और इसमें प्रेरित धारा बहने लग जाती है। विद्युत वाहक बल क्या करता है, धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में धारा बहने लग जाती है। और हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए, धारा ही तो चाहिए हमें, प्रत्यक्ष धारा जनित्र। तो ये इसका सिद्धांत है। अब रचना की बात करें तो बेटा इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, पहला कौन सा भाग है, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है, ये 2 अवतलाकृति के चुंबकीय ध्रुवखंड N व S होते हैं। ठीक है, ये 2 ध्रुवखंड N और S हैं। ठीक है, ये अवतलाकृति के देखो ऐसे दबे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो, ये इसमें लगे हुए होते हैं बच्चों। ये हमारे पास ये मोटर है और ये इस प्रकार की अवतलाकृति के चुंबकीय ध्रुवखंड ऐसे इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय ध्रुवखंड है। ओके, तो नेक्स्ट बात करें, इसमें 2 अवतलाकृति के चुंबकीय ध्रुवखंड N व S होते हैं, N और S होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। ये तो आप जानते ही हो चुंबक में। आर्मेचर की बात करें तो बच्चों चुंबकीय ध्रुवों के बीच तांबे के तारों की एक कुंडली एबीसीडी घूमती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक आर्मेचर कुंडली है बच्चों, ये इन चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच में यहाँ इसमें घूमती है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें अंदर रहती है ये, और बच्चों ये क्या करती है, इसमें घूमती है। राइट, ये इसके अंदर ऐसे करके बच्चों घूमती है, तो इसे कहते हैं आर्मेचर। ये जो एबीसीडी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक फेरे की बात है। ये सिर्फ एक फेरा, ये एक कॉइल है। जैसे मान लो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको शायद दिख पाए या ना दिख पाए पता नहीं, लेकिन जैसे यहाँ से तार निकलेगा बेटा, ठीक है, और ये तार यहाँ से होकर के ऐसे, ये तार ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे से, तो एक आयत, ये आयताकार आकृति बनाता है ऐसे करके यहाँ से। तो ये जो कॉइल है जो आयताकार आकृति में लिपटी हुई है, तो एक फेरे से हम इसके सिद्धांत को यहाँ समझते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं कि चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच या चुंबकीय ध्रुवों के बीच तांबे के तारों की एक कुंडली एबीसीडी घूमती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया है। सर्पी वलय तथा बुरुष। तो कुंडली के सिरों का संबंध तांबे के 2 अलग अलग छल्लों से होता है, जो आपस में एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करते, आपस में कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं। इन्हीं को हम सर्पी वलय कहते हैं। ये अलग अलग बच्चों घूमते रहते हैं। अच्छा इसमें क्या है बच्चों, इनके पास में 2 कार्बन बुरुष और लगे रहते हैं। इनसे कार्बन बुरुष, 2 कार्बन बुरुष संबंधित रहते हैं। ठीक है, इन कार्बन बुरुष का संबंध बाह्य परपथ से होता है। कार्बन बुरुष का संबंध क्या होता है, कार्बन बुरुष का संबंध बाह्य परपथ से होता है। जो कार्बन बुरुष दोनों बच्चों सर्पी वलय के साथ में संबंधित रहते हैं। तो यानी जब ये कुंडली घूमती है तो ये सर्पी वलय से टच करते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, और जब ये कुंडली बच्चों घूमती है तो ये इससे स्पर्श में रहेंगे, और ये विद्युत धारा जो उत्पन्न होगी, जो इनसे होकर के बुरुषों से होकर के बाह्य परपथ में चली जाती है। ठीक है, राइट। आगे बात करें बच्चों वर्किंग की, इसकी क्रियाविधि की। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, जब आर्मेचर कुंडली घूमती है तो उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और परपथ में धारा बहने लगती है। यही बात आपको मैंने बताई थी अभी। माना कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, मान लीजिए कि कुंडली है वो ऐसे दक्षिणावर्त ऐसे घूम रही है, ओके, क्लॉकवाइज घूम रही है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें बहने वाली धारा की दिशा होगी। तो इसमें कहने का मतलब है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार या चित्र के अनुसार इसमें जो धारा की दिशा होगी वो होगी। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें धारा की दिशा होगी। इसमें क्या होगी, इसमें धारा की दिशा होगी, थोड़ा सही कर लेना बेटा। ठीक है, धारा की दिशा होगी। ठीक है, अर्थात धारा बुरुष एक्स से बाहर आएगी और वाई से अंदर जाएगी। तो देखो कैसे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम बात करें बच्चों, जैसे ये यहां से देखें बच्चों, देखिएगा जैसे ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी तर्जनी उंगली, और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को, और अंगूठा बल या वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है दाएं हाथ के नियम में। तो देखो ये कुंडली बेटा ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऊपर की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर होता है तो ये उंगली एन से एस की दिशा में, ऐसे एन से एस की दिशा में, और कुंडली ऊपर उठ रही है
तो ये जो उंगली है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो धारा ऊपर की तरफ ऐसे बह रही है, राइट। तो ये ऐसे करके आएगी और जो सिरा जो एक्स है, जो सिरा एक्स है, यहां से धारा बाहर निकलेगी ऐसे करके और वाई में प्रवेश करेगी, राइट। तो हमने कहा कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके तल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन, सॉरी यहाँ से नहीं पीछे, तो हमने कहा तो दक्षिणावर्त जब कुंडली घूम रही है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चित्रानुसार धारा की दिशा होगी, ठीक है, अर्थात धारा एक्स सिरे से बाहर आएगी और वाई से अंदर जाएगी, यानी इससे एक्स से अंदर, सॉरी एक्स से बाहर जाएगी और वाई सिरे से अंदर आएगी। देखो यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, ये ऊपर जाएगी तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया अंगूठा ऊपर की ओर, यानी ये ऊपर की तरफ उठेगा ये, ठीक है, तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा, नीचे जाएगा, तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ और ये उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की तरफ और ये वाली मध्यमा उंगली धारा की दिशा में जो कि ऊपर की तरफ है। अब ऐसे आएगी धारा और ये सिरा एक्स है इससे बाहर निकलेगी और ये सिरे बाई से अंदर की तरफ ऐसे जाएगी, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, हाँ बाई सिरे से अंदर जाएगी, जैसे ही कुंडली ऊर्ध्वाधर दिशा की स्थिति से, ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है, अर्थात भुजा ए भी नीचे जाने लगती है तथा सीडी ऊपर उठने लगती है, तब धारा ब्रुश बाई से निकलती है और एक्स से अंदर जाने लगती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, आगे बात करता हूँ यहाँ से बेटा। जैसे मान लीजिए अब क्या कह रहा है, अब जैसे ही बच्चों, अब ये जो भुजा ए बी है, जैसे ये भुजा ए बी है तो ये ऊपर आएगी ऐसे, या कहें ये वाली ए बी भुजा है ये यहाँ, तो जब ये ऊपर जाएगी यहाँ तक आ गई, अब इसके बाद नीचे भी तो जाएगी, तो नीचे जाएगी तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अब इस दाएं हाथ के नियम से ही देखना, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इधर ही रहेगी, ठीक है, और इस लूप की दिशा जो वेग है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, तो धारा की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, ठीक है, तो धारा ऐसे हो जाएगी, यानी कि रिपीट, अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये नीचे आ जाएगा सिरा, ठीक है, ये वाला सिरा नीचे मतलब इधर की तरफ आ जाएगा, तो धारा मतलब धारा की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि अब क्या होगा, अब अब सिरे बच्चों बाई से धारा निकलेगी और एक्स से अंदर जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। इस प्रकार हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती रहती है, ठीक है, और हम कह सकते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती परपथ में धारा बहने लगती है, ठीक है। तो ये था आपका क्या बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।